हम बात करेंगे सल्तनत काल की। देखो, सल्तनत काल की शुरुआत कैसे होती है। सल्तनत का नाम से ही पता चल रहा है कि जो सुल्तान होंगे, जो सुल्तान कहलाएंगे, उनका होता है सल्तनत काल। सुल्तान मतलब राजा और सल्तनत मतलब उनका साम्राज्य। तो ये जो सल्तनत काल है, इसकी अगर अपन मोटी मोटी शुरुआत की बात करें तो मोहम्मद गोरी के कारण से हुई थी। मोहम्मद गोरी का आना हुआ और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करना हुआ और सत्ता प्राप्त करना हुआ। और उसी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल की शुरुआत उसी से मानी जाती है। तो अपन इसका थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर अपन विस्तार से डीप बातें करना शुरू करेंगे। बहुत लंबा टॉपिक है ये। बड़े एग्जाम के लिए फिर तैयारी भी वैसी होनी चाहिए, छोटी मोटी तैयारी से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छे अच्छे और जटिल क्वेश्चन, जटिल शब्दावलियां आती है। तो अभी अपन जटिलता की तरफ चलेंगे धीरे धीरे, लेकिन कहानी के रूप में थोड़ा सा क्रमबद्धता से, तो याद होने में भी आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक तरह की कहानी है। हो सकता है कितनी लंबी क्लास चले इसकी, मेरे हिसाब से कम 20 से 25 घंटे की क्लास रहने वाली है। 25 घंटे तो मान के चलो क्लास रहेगी इसकी। तो कहानी की तरह लेके चलोगे ना तो मामला सेट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सल्तनत काल की बात करें अपन, तो सल्तनत काल में देखें तो मोहम्मद गोरी आता है, जो कि कहाँ का शासक था, गजनी का शासक था। उसकी मैं डिटेल से यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सल्तनत काल की तरफ आपको ले जा रहा हूँ। तो गजनी का जो शासक है, गजनी अफगानिस्तान में पड़ता है, और वहां का शासक था मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भी कहा जाता है इसको, मोहम्मद गोरी। और हमारे दिल्ली और अजमेर का शासक था, दिल्ली व अजमेर का शासक पृथ्वीराज, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान था। अजमेर में 3 पृथ्वीराज हो चुके हैं, तो ये तीसरे वाला पृथ्वीराज था, इसलिए इसे तृतीय भी कहा जाता है। युद्ध होता है दोनों के बीच में, तराइन का युद्ध। यहाँ केवल आपको एक जनरल जानकारी दे रहा हूं जो लगभग आपको पता भी है। तराइन का प्रथम युद्ध, दोनों के बीच में तराइन का युद्ध होता है हरियाणा में। क्यों होता है, क्या होता है, ये सब बातें मैंने पृथ्वीराज चौहान में बहुत डीपली पढ़ाई है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 के अंदर होता है, और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है, हार जाता है मोहम्मद गोरी। पहली बार मोहम्मद गोरी आता है और दिल्ली पर आक्रमण होता है, तो हरियाणा देके आना होगा। तो तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा में 1191 में होता है, और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध के अंदर विजय होता है। अब पृथ्वीराज शांति से बैठा है, लेकिन मोहम्मद गोरी नहीं बैठा, वो वापस आता है। गजनी का मोहम्मद गोरी, गजनी का मोहम्मद गोरी वापस तैयारियों में लग जाता है और वापस आता है, और वापस दिल्ली के, वह अजमेर भी था इसका, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। सेम मैदान पर लड़ाई होती है हरियाणा के अंदर, और ये लड़ाई होती है 1192 के अंदर। उसी मैदान पर अगले साल लड़ाई होती है, और इसमें पृथ्वीराज मारा गया। तराइन के दूसरे युद्ध में धोखे से पृथ्वीराज मारा गया था, और मोहम्मद गोरी विजय हुआ। मोहम्मद गोरी विजय हुआ, और ये दिल्ली का शासन सौंप कर चला गया अपने एक गुलाम को, उसको यहाँ का प्रशासक बना दिया। उसने प्रशासन सौंप दिया अपने गुलाम को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मुझे तो कुतुबुद्दीन ऐबक तक पहुंचना था, इसलिए मैंने ये स्टोरी आपको बताई है, जो कि आप जानते हो। मोहम्मद गोरी आता है, दिल्ली पे आक्रमण करता है,
टोटल 2 आक्रमण होते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। दोनों में युद्धों की बात करें तो पहले में पृथ्वीराज जीतता है, दूसरे में पृथ्वीराज मारा जाता है, मोहम्मद गोरी की विजय होती है और दिल्ली का शासक बन जाता है। दिल्ली का प्रशासक जो बना दिया जाता है, सौंप दिया जाता है दिल्ली का, वो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया। इतनी सी स्टोरी आपको अभी पता होनी चाहिए। अब आगे की कहानी देखो। मोहम्मद गोरी जो था, मोहम्मद गोरी के गुलामों की बात करें तो अपने जो काम में आने वाले हैं आगे, मोहम्मद गोरी के गुलाम, मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम आपको पता होने चाहिए जो अपने आगे काम में भी आने वाले हैं। मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम जो महत्वपूर्ण है अपने लिए, तो थोड़ा सा उनके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। एक है बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी भी मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था, उसके 4 गुलामों में था। एक था नासुरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा। कुबाचा याद रख लो तो भी काम हो जाए, नासुरुद्दीन कुबाचा भी याद रख सकते हो। एक था ताजुद्दीन याल्दोज, ताजुद्दीन याल्दोज, याल्दोज याद रख लेना। तो देखो ये 4 गुलाम है जो अपने आगे स्टोरी में काम में आने वाले हैं। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे 4, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार काकी, नासुरुद्दीन कुबाचा, ताजुद्दीन याल्दोज। अब जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये क्या करता है, ये लाहौर का शासक बन जाता है। लाहौर का शासक बन गया, पहले तो इसको संभालने के लिए दे रखा था, तो लाहौर का शासक बन गया। यानी इसने अपनी राजधानी लाहौर का कह सकता हूं या मैं दिल्ली का भी कह सकता हूं, क्योंकि दिल्ली इसको सौंप के गया था मोहम्मद गोरी। अब मोहम्मद गोरी मर गया तो इसने अपनी राजधानी लाहौर रखी है, ठीक है, दिल्ली पर इसी का कब्जा है, दिल्ली लाहौर एक में ही है। तो गद्दी ये प्रॉपर राजधानी लाहौर में बना के बैठता है। और ये बख्तियार खिलजी कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। ये बंगाल जीतने वाला पहला मुसलमान है, ये बंगाल की तरफ गया था, बंगाल जीतने वाला प्रथम मुसलमान। ये पूरब की तरफ बढ़ा, और कोई मुसलमान इससे पहले, क्योंकि मोहम्मद गोरी सब आते थे इधर पश्चिम में लड़के चले जाते थे, ये बंगाल जीतने वाला। और इसी ने ही जो बिहार आया तो नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। नालंदा और विक्रमशिला जो शिक्षा के केंद्र थे, विश्वविद्यालयों को नष्ट किया इसने। कहा जाता है कि जब इसने नालंदा को देखा, नालंदा इतना विशाल था कि इसको लगा कोई बहुत बड़ा किला है, और इसने नालंदा को आग लगा दी। कहा जाता है नालंदा का पुस्तकालय 6 महीने तक जलता रहा था, इतना हमारा जो साहित्य था वो नालंदा के पुस्तकालय के अंदर था। तो उनको नष्ट कर दिया इसने पूरे को। नालंदा और विक्रमशिला हमारे शिक्षा के केंद्र थे, जहाँ चाइनीज और भी लोग पढ़ने आते थे विदेशों से, बौद्ध धर्म के केंद्र थे। तो यहां पर इनको नष्ट करने वाला ध्यान रखना बख्तियार खिलजी है। नासुरुद्दीन कुबाचा कौन था, ये बंगाल की तरफ चला गया, इसको लाहौर मिल गया। और नासुरुद्दीन कुबाचा जो था, इसने क्या किया, कुबाचा ने इसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। मुल्तान के अलावा इसने उच्च पर कब्जा कर लिया, ये भी पाकिस्तानी क्षेत्र है। मुल्तान, उच्च और सिंध, ये भी पाकिस्तानी क्षेत्र है। इस पे कब्जा इसने कर लिया, ये यहाँ का। यानी मोहम्मद गोरी के मरने के बाद बंटवारा ही समझ लो ये, ठीक है। और याल्दोज ने गजनी पर ही कब्जा कर लिया, ये गजनी का शासक बन गया। देखो अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे 4, कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाहौर का शासक बन गया, मतलब दिल्ली इसके अधीन है। बख्तियार खिलजी है, वो बंगाल जीतने वाला पहला मुसलमान है। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया इसने।
कुबाचा जिसने मुल्तान उच्च सिंध पाकिस्तान का बेल्ट है, और यालदोज के पास में गजनी रह जाता है। इस प्रकार ये बंटवारा हुआ। अब अपने काम का है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो अपन पूरा सल्तनत काल पढ़ेंगे, और इसके लिए आपको पहले ये सारणी याद होनी चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं है। सारणी अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि कौन कौन सा वंश आया था, कब आया था, ये चीज। तो पूरा सल्तनत काल का वंश और पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए पूरी। देखो, सल्तनत काल के वंश, कितने वंश आए सल्तनत काल में? ये वंश आए थे 1206 में से लेकर, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर, और 1526 इब्राहिम लोदी तक जो काल चला था। सल्तनत का पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम राजा था, वो था इब्राहिम लोदी। इसके बाद तो मुगल वंश आ गया था ना, इब्राहिम लोदी को मार के पानीपत के युद्ध में बाबर आ गया था। तो अब केवल हम सल्तनतों को पढ़ेंगे। देखो, मुगल अलग चीज है। 26 के बाद मुगल आए हैं, मुगल अलग व्यवस्था है और सल्तनत अलग व्यवस्था है। दोनों की विचारधाराएं अलग है, दोनों का शासन करने का तरीका अलग है। तो इसलिए इन शासकों को सल्तनत में माना जाता है। ये सुल्तान है, वो बादशाह है। तो ये कौन कौन से वंश है? मुगल काल में तो केवल एक ही वंश मुगल हुआ, इनमें कई वंश हुए। जैसे पहला, जिसको आप गुलाम वंश कहते हैं, वास्तविक नाम है उसका मामलुक वंश। मामूलक, मामलुक वंश। मामलुक वंश, मामलुक वंश के बाद में आया कौन सा वंश? खिलजी, खिलजी वंश आया। खिलजियों को खत्म करके कौन आए? तुगलक आए। और तुगलकों को खत्म कर कर कौन आए? सैयद आए। और सैयदों को खत्म करके कौन आए? लोदी आए। मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। आगे से तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। टोटल कितने वंश आए हैं सल्तनत काल में? टोटल आए हैं 5 वंश आए हैं। मामलुक का मतलब होता है गुलाम वंश, इसको गुलाम वंश भी बोलते हैं। मामलुक को ही क्या बोला जाता है? गुलाम वंश बोला जाता है इसको भी, गुलाम वंश। तो ये है गुलाम वंश। तो सबसे पहले अपन गुलाम वंश ही ले लेते हैं। मामलुक वंश, मामलुक वंश में कौन कौन हुए? तो सबसे पहले मामलुक वंश में हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक। पहला ही था कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं डेटें भी लिखाऊंगा क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण की डेटें याद रखनी जरूरी है। अभी बताऊंगा क्यों याद रखनी जरूरी है। वैसे डेटें तो सबकी बता दूंगा ताकि कालक्रम बना रहे आपका। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक, 1206 से लेकर 1210 तक ही राज करता है, ज्यादा राज नहीं कर पाता। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में आराम सा गद्दी पर बैठता है। ये सब राजा फिर अपन को पढ़ने भी पड़ेंगे। आराम सा, आराम सा केवल आराम ही करता है 1210, ठीक है। इससे ज्यादा ये गद्दी पर नहीं बैठता है। आराम सा के बाद में इतुलतमिश आ जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था ये आराम सा। फिर इतुलतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था वही गद्दी पर बैठ जाता है, और वो गद्दी पर बैठता है 1210 से 1236 तक राज करता है। इतुलतमिश बड़ा राजा है, इसकी डेट पता होनी चाहिए। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की डेट पता होनी चाहिए, इतुलतमिश की डेट पता होनी चाहिए। इतुलतमिश के बाद में इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। फिरोज गद्दी पर बैठता है। फिरोज केवल इतना ही राज कर पाता है जितना इसका बेटा ऐबक का बेटा 10 का 10 में ही मरा। इसका जो है 1236 में ही
फिर वो रजिया आ जाती है जो इतुलतमिश की बेटी है, रजिया सुल्ताना। रजिया राज करती है 1236 से 1240 तक, रजिया का शासन रहता है। फिर देखो आगे, तो पीछे पेज पलटना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो वही 5 वंश वापस देखने पड़ेंगे अपन को तो। इनमें थोड़ी लंबी लिस्ट है मामलुकों में। मामलुक वंश, ठीक है। मामलुक वंश के बाद कौन से आए? खिलजी। खिलजियों के बाद कौन आए? तुगलक। खिलजियों की तो क्या लिस्ट चलेगी अब। तुगलक वंश। और तुगलकों के बाद में कौन आए? सैयद। और सैयद के बाद कौन आए? लोधी। वैसे तो गुलाम वंश के अंदर भी 3 वंश छुपे हुए हैं। गुलाम के भी 3 पार्ट है, मैं बताऊंगा जब गुलाम पढ़ाऊंगा तब। तो गुलाम यानी मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, लास्ट लोधी है। अब हमने देखा कि 1236 से 1240 तक रजिया है। एक बार ये बताने के लिए कि आपको पढ़ना है क्या आगे, इतना बड़ा जो 25 घंटे की क्लास चलेगी वो चलेगी किसके बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद में, रजिया के बाद में बहराम सा बेटा। बहराम सा जो गद्दी पर बैठा, बहराम सा, बहराम सा ज्यादा राज नहीं कर पाया। रजिया जो है वो 40 के अंदर थी, ये 40 से 42 तक राज कर पाया। 40 से 42 बहराम। फिर राज करता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह इसके बाद में राज करता है अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह, इनकी डेटें याद नहीं करनी, लेकिन एग्जामिनर करम पूछ सकता है भाई। डेटें याद नहीं करनी है, डेटें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कुछ की, कि भाई ये लगभग इस टाइम पीरियड के अंदर रहे हैं। 1900 लिख दिया गया, 1242 से लेकर 1246 तक ये रहा है। तो मैं टिक भी कर दूंगा अभी कि कौन सी डेटें याद करनी है, क्यों याद करनी है, इस पे भी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में नासुरुद्दीन महमूद गद्दी पर बैठता है। नासुरुद्दीन महमूद। नासुरुद्दीन महमूद का कार्यकाल लंबा है, इसलिए क्वेश्चन भी बहुत गजब गजब आ रहे हैं, मेरिट बनाने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। 46 से लेकर 1265 तक राज करता है। फिर इस इतुलतमिश के वंश को खत्म करके इतुलतमिश का गुलाम आ जाता है बलबन। इतुलतमिश का गुलाम था बलबन। बलबन 1266 से लेकर, और काफी लंबा राज करता है, 1287 तक बलबन का राज रहता है। 1287 तक, तो 1287 तक बलबन ने राज किया। फिर बलबन के बाद में बलबन का लड़का आ जाता है। तो 3 वंश आ गए। एक तो देखो, एक परिवार तो चला कुतुबुद्दीन ऐबक का, एक चल रहा है इतुलतमिश का, और अब चलेगा बलबन का। तो वैसे देखे तो 3 वंश राज करते हैं अलग अलग। तीनों गुलाम थे। कुतुबुद्दीन गोरी का गुलाम था, इतुलतमिश कुतुबुद्दीन का गुलाम था, और बलबन इतुलतमिश का गुलाम था। केकुकाबाद जो है वो गद्दी पर बैठता है 1287 से लेकर 90 तक। और फिर लास्ट में जो गद्दी पर बैठता है उसका नाम है के यूमर्स। के यूमर्स गद्दी पर बैठता है, और ये 1290 तक ही रहता है। फिर इसको खत्म करके कौन सा वंश आ जाता है? इसको खत्म करके ये खिलजी वंश आ जाता है। तो गुलाम वंश जो राज करता है, गुलाम वंश की डेट आपको पता चल गई कि 1206 से लेकर
1290 तक राज करता है। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का राज रहा है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं खिलजियों की। तो लास्ट कौन था? क्यूमर्स, जो बलबन के खानदान में है, केकोबाद और क्यूमर्स। अब क्यूमर्स को मारकर खिलजी आ जाएंगे, तो इधर ही चलेंगे खिलजियों में। पहला देखेंगे कौन मारता है उसको, जलालुद्दीन खिलजी। तो गद्दी पर कौन बैठेगा? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी बहुत कम राज करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी राज करता है 1290 से 96 तक। फिर तो अलाउद्दीन मार देता है इसको, भतीजा ही था इसका। 1290 से 1296 तक ही राज कर पाता है। फिर इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, कैसे मारा, कहाँ मारा, कड़ामेर, क्वेश्चन ही वही आते हैं। ठीक है। वैसे तो देखो, जलालुद्दीन खिलजी उस समय कड़ा में मारता है उसको। इसको जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मिलने आता है, कड़ा इलाहाबाद के पास में, वहां मारता है। तो वो अपने आप को, अलाउद्दीन खिलजी, वहीं गद्दी पर अपने आप को शासक घोषित कर देता है। तो वैसे तो आप जनरली यही देखते हो कि जलालुद्दीन के बाद में अलाउद्दीन गद्दी पर बैठ जाता है। लेकिन जब तक वो वहां था, तब तक जलालुद्दीन खिलजी का लड़का दिल्ली में शासक बनता है। तो इब्राहिम रुकनुद्दीन, और ध्यान रख सकते हो आप अगर बहुत एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आए तो, जिसका नाम है इब्राहिम रुकनुद्दीन। रुकनुद्दीन, इब्राहिम रुकनुद्दीन 1296 में गद्दी पर रहता है, क्योंकि वो उस समय कड़ा में रहता है ना अलाउद्दीन खिलजी। तो इसलिए बीच में दिल्ली पर ये बैठ जाता है, लेकिन आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, फिर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है और 1296 से लेकर राज करता है 1300 लगभग 16 के आसपास तक राज करता है ये। तो लगभग कितने साल हो गए? 20 साल इसका राज रह जाता है अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है। अलाउद्दीन ठीक राज करता है। अलाउद्दीन के क्वेश्चन भी तो बहुत आते हैं, बहुत सारे आते हैं। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की क्लास है इसकी। यही तो है अपन को किसको कितना पढ़ना है। कई राजा तो ऐसे हैं जिनको बहुत डीप पढ़ना है, कईयों की एक लाइन ही पढ़नी है, कईयों की आधी लाइन ही पढ़नी है। शिहाबुद्दीन उमर, इसके बाद में इसका लड़का गद्दी पर बैठता है, शिहाबुद्दीन उमर। लेकिन आपने नाम ही कम सुना है, इसका मतलब कम ही बैठेगा। कम मतलब बहुत कम बैठेगा। जिनके नाम नहीं सुने वो ऐसे ही लगेगा नामात्र के। तो 16 में मरा, केवल 16 में थोड़े दिन है। जितने में मुबारक शाह कब्जा कर लेता है। मुबारक शाह, मुबारक शाह खिलजी, आपने नाम सुना ही है। मुबारक शाह खिलजी बहुत पॉपुलर हुआ। ठीक है। तो मुबारक शाह जो पागल बादशाह, पागल था एक तरह से, नग्न, नग्न कपड़े पहन के, महिलाओं के कपड़े पहन के कई बार मैदान में, वहां दरबार में आ जाता था ये। ठीक है। तो ये 4 साल रहा, खुद को खलीफा भी घोषित कर दिया था इसने। 1316 से लेकर 1320 तक रहा। फिर छठा राजा हुआ इस खिलजी वंश का, तो नहीं था वो एक अलग ही चीज था, लेकिन खिलजियों में ही गिना जाता है, नासिरुद्दीन खुसरो को। नासिरुद्दीन खुसरो। नासिरुद्दीन खुसरो जो था, ये हिंदू था जो मुसलमान बना था। हिंदू था और मुसलमान बना था, और इसने कब्जा कर लिया था सत्ता पे। ठीक है। तो ये इसे भारतीय मुसलमान ये पहला था जो इंडियन नस्ल थी, बाकी सब विदेशी लोग थे। ये मुसलमान बन गया था, लेकिन फिर भी इसके पूजा पद्धति हिंदुओं जैसी रही थी। तब फिर इस्लामिक लोग इसके खिलाफ एक तरह से लोबी की तरह इस्तेमाल किए गए इसके खिलाफ। गयासुद्दीन तुगलक ने, और माहौल बनाया इसके खिलाफ, और तुगलक वंश की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने। तो तुगलक वंश आ गया, और तुगलकों में गयासुद्दीन तुगलक आ गया। तो अगर अपन बात करें कि ये वंश कितना चला खिलजी, तो खिलजी कब आए भाई? 1290 में ये खत्म हुआ। 1290 में खिलजी आए और 1320 में सलट गए। तो खिलजियों का तो शासन कितना रहा है? 20 से 30 साल राज किया है खिलजियों ने दिल्ली की गद्दी पर। कोई ज्यादा राज नहीं हुआ है खिलजियों का, 30 साल राज रहा है। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलकों में
नासरुद्दीन जो खुसरो था, नासरुद्दीन खुसरो के खिलाफ अफवाहें फैलाकर गयासुद्दीन तुगलक आ गया था। डिटेल से घटनाएं पढ़ेंगे बाद में। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन जो तुगलक था, गाजी तुगलक, ये 5 साल राज करता है, 1320 से लेकर 1325 तक। नहरें वगैरह और बनवाता है, तुगलकों के समय बनी थी। गयासुद्दीन तुगलक को मारकर, कहा जाता है इसका बेटा गद्दी पर बैठा था, वो इसका जो घर था उस घर पे लकड़ी के घर में दबाकर मार देता है। ऐसी कहानियां वो अपन पढ़ेंगे। इसके बाद में गद्दी पर बैठ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, रक्त पिपासु, पागल बादशाह के नाम से जो जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत लंबा राज किया। 1325 में गद्दी पर बैठा था और 1300 लगभग 61 तक राज हुआ। इसका मतलब है भाई, देख लो आप खुद, 61 क्या, 51, 50 साल, 25 साल, 25-26 साल रहा। 61 से 51 तक रहा था इसका राज, 51 तक। 25-26 साल अकेला का राज रहा मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर इसके बाद में इसकी थट्टा में मृत्यु हो गई थी, तो इसका जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, वो गद्दी पर बैठा था। उसने भी अच्छा खासा राज किया, फिरोज शाह तुगलक ने भी। ये 1351 से लेकर और 1388 तक फिरोज शाह तुगलक का राज रहा। फिरोज शाह का भी राज बहुत लंबा रहा, मोहम्मद बिन तुगलक का राज भी लंबा रहा। फिर एक बना इसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक। कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक तो पहले भी आ चुका है, तो इसको अपन सेकंड कहेंगे, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, तुगलक द्वितीय कहेंगे इसको। ठीक है, ये कोई मोस्ट नहीं है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन कोई कर्म का क्वेश्चन आ जाए तब बात है, लगे कि भाई कर्म बताओ इनका तुगलकों का, बाकी अलग से इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 1388 से लेकर 1389 तक ये गयासुद्दीन तुगलक राज करता है। ठीक है, अब अपन तुगलक वंश में जाते हैं। तो तुगलकों के अंदर गयासुद्दीन तुगलक सेकंड गद्दी पर बैठा है। इसके बाद में जो गद्दी पर बैठता है अबू बकर शाह। अबू बकर शाह, इसका वैसे तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अबू बकर शाह ये 1389 से 90 तक। कर्म के लिए याद रखना है, इसकी कोई स्टोरी अपन को पढ़नी नहीं है, एक शब्द भी नहीं पढ़ना है। फिर आया नासरुद्दीन मोहम्मद शाह। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, नासरुद्दीन मोहम्मद का दो या नासरुद्दीन मोहम्मद शाह का दो, इसके काफी चर्चे रहे नासरुद्दीन मोहम्मद के। 1390 से 94 तक 4 साल रहा है। एक दो बातें इसकी देख लेंगे। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह 4 साल राज करता है, एक लंबा वंश चलता आ रहा है। फिर उसके बाद में जो गद्दी पर बैठा अलाउद्दीन सिकंदर शाह। कौन किसका बेटा था, और वो मैं सब सारणियों से आपको समझाऊंगा, कौन किसको हटाकर क्यों बना, किस लिए बना, वो अपन बातें करेंगे। केवल इनके नाम नाम ही ध्यान रखने, ये छुटपुट है ना भाई, इनके नाम नाम ही ध्यान रखने हैं। अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठता है। आपने तो ये नाम ही नहीं सुने होंगे, एक बेसिक बताने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि नाम का क्वेश्चन आ जाता है कि कर्म बताओ भाई, इसलिए अपन ये पढ़ते हैं कि कर्म बताओ कि कौन किसके बाद कौन 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 गद्दी पर बैठा। नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद गद्दी, सॉरी कलर, कलर का भी ध्यान रखना पड़ता है। नासरुद्दीन महमूद, इसका कार्यकाल देखेंगे अपन नासरुद्दीन महमूद का। तो यह 1394 में गद्दी पर बैठता है और एक तरह से नामात्र चलता रहता है ये।
फॉर्मेलिटी की तरह चलता रहता है, क्योंकि बाद में इसके तो दिक्कतें 1399 में ही आने लग गई थी। तब से ये 1394 से 1412 तक ये चला था। अब इस वंश को खत्म करके आ गया था सैयद वंश। सैयद वंश वो लोग थे जो तैमूर के साथ में आए थे। तैमूर लंग ने इनको, उनके सेनापति था खिज्र खां, उसने इस वंश को बनाया था। सैयद वंश को बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि खिज्र खां था। और खिज्र खां किसका लड़का था? खिज्र खां, सॉरी, उसके तैमूर के साथ में आया था। ठीक है। अगर अपन बात करें कि तुगलक कब से रहे, तो 1320 में तुगलक 1320 में गद्दी पर बैठ गए, और कब तक? लगभग 1412 के आसपास तक, ये 1412 के आसपास तक रहे ये तुगलक। तुगलकों ने सबसे ज्यादा राज किया। क्वेश्चन आता है कि सल्तनत काल में जो ये 5 वंश है, इनमें सर्वाधिक राज किनका रहा? तुगलकों का रहा। आप देखते हो मोहम्मद बिन तुगलक अच्छा राज करता है, फिरोजा तुगलक अच्छा राज करता है, फिर एक लंबा वंशावली इनकी चलती है। सैयद वंश की बात करें तो देखो, सैयद वंश की बात करें तो 1412 या 14 के आसपास ये शुरू होता है। ठीक है। अब आप कहोगे 2 साल क्या हुआ? 12-14 के आसपास इसलिए 2 साल क्योंकि है ना, जो खिज्र खां है वो उस समय तक एक स्वतंत्र शासक नहीं बना था, तैमूर के नीचे ही काम कर रहा था, तैमूर के वंशजों के शाहरुख के नीचे काम कर रहा था। तो 12-14 के आसपास की बातें हैं, ज़्यादा इसके अंदर दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो 12-14 के आसपास की बातें हैं, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है। थोड़ी सी स्टोरी जो आएगी अपन आगे पूरा जब डिटेल से पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। तो इस वंश में खिज्र खां आता है। खिज्र खां ये तैमूर का सेनापति था, तैमूर के साथ आया था जब तैमूर ने आक्रमण किया था भारत में। पहले तो उसको कर दे रहा था। ठीक है। इसके लड़के स्वतंत्र बन गए शासक। तो लगभग 1414 से लेकर 1421 तक खिज्र खां खुद राज करता है। लेकिन ये अपने आप को सुल्तान नहीं समझता, क्योंकि ये मानता है कि मैं तो तैमूर का ही आदमी हूं। तो 1421 तक फिर इसका लड़का आता है मुबारक शाह। इस वंश में 4 शासक हुए हैं। इस वंश में 4 शासक हुए हैं। चारों का क्रम भी पूछ लिया जाता है। मुबारक शाह 1421 से लेकर और 1434 तक ये 21 से 34 तक ये रहा था। 1421 से ये डेट है, तो मैं आपको एक आइडियल डेट बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ध्यान रहे, और ज़्यादा डेटों में मत खो जाना कि इनको याद करने में ही लगे रहो। याद हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो और ही बढ़िया है। ठीक है। मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा है। ये आपके लिए है कि ताकि आप कभी भी उठा के देखो कि ये कौन कब था। तो एक, अब मैं आपको डेटे क्यों बता रहा हूँ ये भी बता देता हूँ। प्रसिद्ध प्रसिद्ध की तो ध्यान रखनी ही रखनी है। उसके अलावा कोई घटना से जोड़ दे कि ये घटना किसके समय हुई है। आपको डेट का तो आइडिया है, लेकिन बादशाह का, सुल्तान का आइडिया नहीं है। तो आप सुल्तान मिलान करा सकते हो कि लगभग इस बीच में ये था, ये वंश था, किस वंश के समय कौन सी घटना हुई। तो हर डेट याद नहीं रखनी है। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा इत्तुलतमिश मामलुक वंश में, अभी मैं बता दूंगा, चलो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। ठीक है। तो गद्दी पर बैठता है मुबारक शाह के बाद महमूद शाह। ये 34 से 45 तक रहता है। मुबारक शाह के बाद में जो इनका अंतिम बनता है आलम शाह। आलम शाह गद्दी पर बैठता है। अब एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा, बहुत शानदार और प्यारा क्वेश्चन था। ये जो सैयद वंश है इसके राजाओं का क्रम पूछ लिया था। तो पता होना चाहिए मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। 1445 से 1451 तक फिर इसने खुद ही गद्दी छोड़ दी थी। आलम शाह ने खुद ही गद्दी छोड़ दी थी और बहलोल लोदी को, अपने वजीर को ही गद्दी दे दी थी। तो फिर लोधी वंश आ गया, ये खत्म। कब तक खत्म? 1451 तक। फिर लोधी आ गए। लोधी भी अच्छे खासे राज करने वालों में है। 1451 से लेकर
1526 में जब पानीपत का युद्ध हुआ तब तक लोधी राज कर रहे थे। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध तब तक रहे। तो पहला बहलोल लोधी, लोधियों में ही ज्यादा राजा नहीं हुए। बहलोल लोधी, बहलोल लोधी के बाद में सिकंदर लोधी। रहे कम राजा है लेकिन प्रभावशाली रहे हैं। और इब्राहिम लोधी, लोधियों में शासक कम रहे तीनों, लेकिन तीनों ही बड़े प्रभावशाली और लंबे समय तक राज किया। बहलोल लोधी है 1451 से 1489 तक लंबा राज रहा इसका, 1489 तक। तो एक लंबा राज बहलोल लोधी ने किया। और सिकंदर लोधी 89 से 17 तक चला, 1517 तक। और इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर पानीपत के प्रथम युद्ध 26 तक ये चला। तो इसमें 3 ही शासक है, इसमें 4 ही शासक है। ये थोड़े बड़े हैं, मामलुक वंश, तुगलक वंश। तो ये लिस्ट है मैंने आपको बनवाई है, तो ये आपको देखनी है एक बार। किस किस की देखनी है वो भी अभी अपन चर्चा कर लेते हैं, एक बार रिवीजन देख लो। सल्तनत काल, गजनी का शासक मोहम्मद गोरी था। अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है। दिल्ली और अजमेर के पृथ्वीराज से लड़ाई हुई। तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा में 1191 में, पृथ्वीराज इसमें विजय हुआ और ये मोहम्मद गोरी पराजित, लेकिन ये वापस आया। पृथ्वीराज से वापस लड़ाई लड़ी उसी सेम मैदान पर 1192 में। पृथ्वीराज मारा गया, मोहम्मद गोरी विजय हुआ और दिल्ली का प्रशासन सौंपा शासन संभालने के लिए कि तू देख रहे गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्या होता है, मोहम्मद गोरी है ना, मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे। इन चारों गुलामों की हिस्ट्री देखो। कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर का शासक बन जाता है, जिसमें दिल्ली भी अधीन है, क्योंकि दिल्ली का प्रशासक यही था, तो अपने आप को शासक ही तो घोषित करना था मोहम्मद गोरी के मरने के बाद। बख्तियार खिलजी जो था वो बंगाल जीतने वाला पहला, वो बंगाल की तरफ आगे बढ़ गया। उसने नालंदा और विक्रमशिला जो बिहार में थे उनको भी नष्ट किया, क्यों बंगाल गया, रास्ते में आए और वहां पर बंगाल में जो लक्ष्मण सेन राजा हुआ करता था उस लखानोती पर आक्रमण किया वहां पे, और बंगाल में स्टेब्लिश हुआ इसका परिवार, वहां पर सत्ता बनाई। नासुरुद्दीन कुबाचा, उसने मुल्तान, उच्च और सिंध पर कब्जा कर लिया। और ताजुद्दीन यालदोज ने गजनी पर कब्जा कर लिया। ये 4 हो गए, चारों गुलामों ने अपने आप को सेट कर लिया था मोहम्मद गोरी के बाद में। तो अब अपन केवल कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे, जिसने मामलुक या गुलाम वंश की स्थापना कर ली। कुतुबुद्दीन ऐबक, मामलुक वंश या गुलाम वंश, फिर आया खिलजी, फिर आए तुगलक, तुगलकों ने सबसे लंबा राज किया, फिर आए सैयद, फिर आए लोधी। सबसे कम राज खिलजियों ने किया है, मात्र 30 साल। सबसे ज्यादा तुगलकों ने किया है। मामलुक 90 तक रहे, 6 से 90 तक, क्योंकि 1206 में मोहम्मद गोरी मरा था तो अपने आप को बादशाह घोषित किया। देखो ये इसको मोहम्मद गोरी ने 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था दिल्ली, तो लेकिन ये राजा नहीं बन पाया था। राजा इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मोहम्मद गोरी था उस समय गजनी का। तो 1206 में जब मरा ना वो, तो 1206 में ये शासक बना और इसका वंश मामलुक कहलाया, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इसका परिवार चला आराम सा एक बेटा चला बस। फिर कुतुबुद्दीन का डायरेक्ट गुलाम ही आ गया ये इल्तुतमिश। ये काफ़ी अच्छा राज करता है, आप जानते भी हो, इसकी डेटें याद भी रखनी है, ठीक है। जो महत्वपूर्ण है, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश की डेट है 10 से 36। फिर रुकनुद्दीन फिरोज है, फिर रजिया ध्यान रखनी है, 36 से 40 तक रजिया 4 साल बेटी, इसकी पूरी स्टोरियां पढ़ेंगे रजिया की। बहराम शाह 2 साल, अलाउद्दीन मसूद शाह ये 4 साल, फिर नासुरुद्दीन महमूद, ये याद रखोगे, अच्छा खासा राजा है। बलबन, फिर नए वंश आ गया बलबन का, इतना ही चला इल्तुतमिश का वंश, बलबन का आ गया। 3 वंश आ गए कुतुबुद्दीन ऐबक का,
इतुलतमिश का और बलबन का। बलबन भी इतुलतमिश का ही गुलाम था, इसका केकुकाबाद और क्यूमर्स इसके लड़के थे। तो ये लगाए ना, इनकी डेट आपको याद रखनी है, बार ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब देखें खिलजियों में, तो आप तो एक पेज में बना लेना, मेरे पास जगह नहीं थी तो बोर्ड में मुझे, अगर आपके पास खाली, आप डबल मत कर लेना, खाली पेज पे ही बनाना। आप बच्चा हुआ तो छोड़ दो। जलालुद्दीन खिलजी है, ये डेट जलालुद्दीन खिलजी की याद रखोगे, और अलाउद्दीन खिलजी की याद रखोगे। ठीक है, शिहाबुद्दीन उमर, इसका लड़का आता है इब्राहिम रुकनुद्दीन, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उसको कड़ा में मारता है ना, फिर वो आके गद्दी ले लेता है। शिहाबुद्दीन उमर, मुबारक सा खिलजी। ठीक है, उसके अलावा नासुरुद्दीन खुसरो, 1320 में बेटा है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना, खुसरो का। ये भारतीय मुसलमान राजा था। तो इसको मार के आ जाते हैं तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये इसकी सत्ता ध्यान रखोगे। मोहम्मद बिन तुगलक की ध्यान रखोगे, और फिरोज शाह तुगलक की ध्यान रखोगे। तो गयासुद्दीन तुगलक 20 से 25 तक, 5 साल ही है। फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक का मेन है 25 से 51, ये भी अच्छा खासा 1351 से 1388 तक। और गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय आता है। फिर अबू बकर शाह आता है, नासुरुद्दीन मोहम्मद शाह आता है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह आता है, फिर नासुरुद्दीन महमूद। इनकी डेटें याद ही नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि मैंने टिक ही नहीं लगाए हैं, पर क्रम याद रखना है कि किसके बाद कौन आ रहा है। खिजर खां, इनका कोई सनिया, इनकी जरूरत ही नहीं है डेट याद करने की, ठीक है, इन फ्री हो तुम। मैं बता रहा हूँ, उसको ही फोकस करना है, दिमाग मत लगाना ज्यादा। खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह। कैसे करो, ट्रिक से याद करो, कैसे करो, श्याम दाम दंड भेद याद करने हैं। इन तीनों का ध्यान रखना, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये ध्यान रखने चाहिए आपको। बहलोल लोदी 51 से 89, बहुत लंबा पीरियड है। सिकंदर लोदी 89 से 17, और इब्राहिम लोदी 17 से 26। लोदियों में सबसे कम राज इब्राहिम लोदी का रहा है। ठीक है, ये थोड़ी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना सकता है, हिस्ट्री नहीं बदलती, हिस्ट्री वो की वही है, क्वेश्चनों का पैटर्न तरीका वो बदलता रहता है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। फिर अपन इनकी एक एक, सबसे पहले मामलुक वंश है तो एक एक राजा लेके चलेंगे। मामलुक वंश का, कुतुबुद्दीन ऐबक का वंश, फिर इतुलतमिश का वंश, ऐसे, फिर बलबन का वंश, बलबनी वंश। ठीक है, तो सबके इनके वंश लेकर अपन कुतुबी वंश और सबके वंशों पर इसका वंश कुतुबी वंश कहलाएगा, कुतुबुद्दीन के नाम पर। इतुलतमिश का नाम है शमसुद्दीन, इसलिए इसका शमसी वंश कहलाएगा। बलबन का बलबनी वंश कहलाएगा, नाम से ये तीनों के वंश। मामलुक में भी 3 वंश हो गए। फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी, तो उन पे चर्चा अपन करेंगे। तो